वापस से इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है कि कुछ वर्ड्स है, फुल एम्प्लॉयमेंट की चर्चा होगी, एम्प्लॉयड का मीनिंग, अनएम्प्लॉयड का मीनिंग, और उन लोगों को क्या कहते हैं जो अपनी मर्जी से खाली बैठे हैं उनको क्या कहते हैं, इस विषय पे चर्चा की जाएगी आप लोगों से, ठीक है कि नहीं। डन। शुरुआत कर रहे हैं किसके मीनिंग के साथ, लिखो वैसे दे, फुल एम्प्लॉयड का मीनिंग लिखो, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, that situation when all those people are getting job who are willing to work। प्लीज जरा मीनिंग की तरफ ध्यान देंगे भाई सभी ने। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स that situation when all those people who are willing to work getting job, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं अगर उन सबको काम मिल जाए, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबको अगर काम मिल जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, फुल एम्प्लॉयड। क्या बोला जाएगा, फुल एम्प्लॉयड बोला जाएगा, ठीक है कि नहीं। डन। प्लीज मीनिंग के साथ शुरुआत करिए जरा, लिखिए फटाफट से मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग हमारा रहेगा, नेक्स्ट मीनिंग हम यहाँ पे कौन सा कवर कर सकते देखो भाई, जिनको काम मिल गया, जिनको काम मिल गया उसको क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड। कोई जरा डेफिनेशन बताना चाहेगा कि एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, हु इज एम्प्लॉयड, क्या डिफाइन करोगे। 1 मार्क की डेफिनेशन आई, डिफाइन एम्प्लॉयड वर्ड, ठीक है, हु इज गेटिंग वर्क, ओके। और कुछ, विलिंग है और उसे जॉब मिल गया, ठीक है। एम्प्लॉयड में आप लोग ये लिख सकते हो कि जिसको जो विलिंग है उसको जॉब मिल गया, और उसके अलावा एक वर्ड लिख सकते हो, हु इज इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, हु इज इंगेज इन सम। और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, अपने लाइवलीहुड को गेन करने के लिए, क्या कमाने के लिए, पैसा। मैं जेएमएस में पढ़ा रहा हूँ, एम्प्लॉयड हूँ, हाँ सर। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है, कि मेरा घर चल सके,
आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में इंगेज है सर। क्यों इंगेज है सर? पैसा कमाकर अपने घर को चला सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज जरा मीनिंग लिखे। एम्प्लॉयड का मीनिंग लिखे जरा फटाफट से। एम्प्लॉयड मीन्स दैट सिचुएशन, employed means that situation when a person is engaged in some economic activity, engage in some economic activity। ठीक है, चल उसके बाद जो वर्ड आएगा who is unemployed। क्या बच्चों मैंने शब्द बोला अनएम्प्लॉयड। हाँ, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या कि एक ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है बट उसे काम मिल नहीं रहा। प्रिवेलिंग वेज रेट पर मैं काम करने के लिए तैयार हूं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मैं खाली बैठा हूं, मेरा जॉब वॉब सब छूट गया। जय मेरे को मिला, कह रहा और गौरव भैया कैसे हो? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा जय काम दिलवा दे यार कोई। कहता भैया काम तो है लेकिन उसमें सैलरी कम है। मैंने कहा कितनी? कह रहा 20,000। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे जय ने जहां पर भी जॉब खाली थी वहां फोन घुमाया कि यार वो जॉब खाली है, तो पता लगा नहीं वहां पे कोई ऑलरेडी आके अपॉइंट हो चुका है। तो मैं 20,000 में भी काम करने के लिए तैयार हूं बट मुझे काम मिल नहीं रहा, तो मैं क्या कहलाऊंगा? अनएम्प्लॉयड। लिखिए जरा। अनएम्प्लॉयड मीन्स that situation when a person is willing to work at prevailing wage rate, but he is not getting work. Prevailing wage rate, but he is not getting work.
बट ही इज नॉट गेटिंग। ठीक है जी, सिंपल सा मीनिंग हो गया, अनएम्प्लॉयड को भी लेकर खत्म कर दें। अच्छा, उसके बाद इनकी भी जरा चर्चा कर ली जाए। ये महानुभाव, इनको क्या कहेंगे? इनको बोला जाएगा वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। क्या बोला जाएगा? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। और इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अच्छा, ये अपने मन से खाली बैठे थे हालातों के कारण, तो इनका नाम होगा ठीक है ना? ये ध्यान रखना, वहां पे ऐड कर देना सारे शब्दों को, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। तो हमारा अगला शब्द है वॉलेंट्री ठीक, लिखे मीनिंग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट means that situation when a person is getting job at prevailing wage rate, getting job at prevailing wage rate, but he is not willing to work, but he is not willing to work। काम मिल रहा है बट काम करना चाहता नहीं है, क्योंकि चाचा विधायक है। याद है लास्ट क्लास वाला एग्जांपल, ये जब हम लोग फनी वे में समझ रहे थे इस चीज को कि 1 लाख की वर्किंग पॉपुलेशन 10,000 कह रहे हैं हम नहीं करना काम, हमारे बाप के पास पैसा बहुत है, चाचा के पास पैसा बहुत है, हमें नहीं करना। तो इनको क्या बोला जाएगा? नॉट विलिंग टू वर्क, या फिर कह लो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। क्या बोला जाएगा? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। ठीक है, जिसका ये लेक्चर छूट गया हो प्लीज ध्यान से अपलोड कर दिए मैंने वीडियोस, उसको कवर अप कर लेना। ठीक है जी, ये होगी कहानी। अच्छा, इसके बाद अच्छा मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आप लोग यहाँ से नोट डालते हैं उसको। देश के लिए, सरकार के लिए एक्चुअल दिक्कत का साइन कौन से लोग हैं? जो अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठे हैं, जो हालातों के कारण बेरोजगार बैठे हैं। हालातों के कारण, जो किसके कारण बैठे हैं? हालात। जो काम करना चाहता ही नहीं है, सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो काम कभी करेंगे भी नहीं। वो तभी काम करेंगे जब उनका मन होगा। पर सरकार के लिए टेंशन का सबब कौन से लोग हैं? जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम मिल नहीं रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, वन मार्क का नोट डाल देते हैं यहाँ पर कि जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाती है। इज एक्चुअल। ठीक है जी, 1 मार्क का क्वेश्चन है, विच अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? आंसर इज इनवॉलंटरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद 2-3 मीनिंग और है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है, कैटेगरी है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो आप लोग उसको, वो कवर करते हैं। फिर एक 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का टाइप रहेगा। देन 1 मार्क के बच्चों पिछले कुछ सालों में डेफिनेशन आ रखी है, उसको जरा कवर कर लेते हैं। पहले फंक्शनल फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, किसी को आइडिया है कुछ? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसी को आइडिया कुछ? एग्जाम्पल जरा सुनो भाई। पहले मान के चलो मैं भी गुड़गांव में जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करता हूँ? गुड़गांव में। किसी रीजन की वजह से मुझे चंडीगढ़ जॉब्स पे जाना पड़ा, या मान लो टाटा में जॉब करता हूँ, रिलायंस में जाना पड़ा। अब अगर एक कंपनी को छोड़कर या एक जॉब को छोड़कर मैं दूसरी जॉब में शिफ्ट होऊंगा तो कुछ 5 दिन या 15 दिन या 1 महीना हो सकता है मुझे खाली बैठना पड़ जाए, खाली बैठना पड़ जाए। तो जितने टाइम में खाली रहा ना, वन जॉब ही अदर जॉब को क्या करा? ज्वाइन करा। तो इस बीच में मैं जितने भी टाइम खाली रहा, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड मान लो क्या रहा मेरा? खाली रहा। ठीक है, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड क्या रहा? खाली रहा। खाली का ये टाइम, तो ये जो टाइम होगा ना, ये कहलाएगा मेरा, बोलो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये 1 मार्क के अंदर केस स्टडी में आ रखा है क्वेश्चन, तो मैं ध्यान दिलाता हूँ कैसे पूछा हुआ था, ध्यान रखना। क्वेश्चन था, एक लड़की दिल्ली रहती है जो दिल्ली में जॉब करती है, ठीक है। अब उसकी शादी हो गई चंडीगढ़, मैरिज हो गई कहाँ पर? चंडीगढ़ में, ठीक है। अब उसने वहां पे 3 महीने बाद जॉब ज्वाइन करी। चंडीगढ़ में कितने महीने बाद जॉब ज्वाइन करी? 3 महीने बाद। तो 3 महीने तक वो खाली रही, उसको किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे सर? किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? फ्रिक्शनल। आप एक जॉब से दूसरी जॉब में गए हो तो कुछ टाइम के लिए खाली हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी वो जो लड़की वाले एग्जांपल में रीजन क्या है? शादी। रीजन क्या है? शादी। मेरे वाले में एग्जांपल मालूम, मेरे को यहाँ पे सैलरी मिली थी 60,000। मैंने कहा 60,000 से गुजारा नहीं होगा, मेरे को 80,000 सैलरी चाहिए। तो मैंने दूसरी जगह अप्लाई करा, उन्होंने कहा 2 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग है, 80,000 पे सैलरी आपकी। तो मैंने अपने आप को इंक्रीमेंट देने के लिए एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुआ। 2 महीने में क्या बैठा रहा? खाली बैठा रहा। तो फ्रिक्शनल कहलाएंगे। रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे मैरिज वाला एग्जांपल हो, चाहे मेरे को अपनी सैलरी बढ़वानी है ये रीजन हो, या मान लो मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट खराब था, यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत खराब है, मान लो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे को लगा यहाँ पे जॉब छोड़ा है, यहाँ पे चलो। रीजन कुछ भी हो सकता है, बस आप एक से दूसरे में गए हो और कुछ समय खाली बैठे हो ना सर, तो उसको कौन से कुछ टाइम पीरियड को 2 मंथ को क्या बोलते जाएगा? बोलो, नहीं बोलोगे, नाराज हो क्या बोलते जाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्लीज ड्राफ्ट नोट करो, फिर मीनिंग लिखते जाओ। रीजन कुछ भी हो सकता है। पेपर में केस स्टडी में इन्होंने मैरिज वाला एग्जांपल दे दिया भाई, 1 मार्क की केस स्टडी के अंदर। एक चीज क्लियरली सुन लो, जो मैंने आप लोगों को बोली थी परसों बात, नवंबर मिड तक आपके हाथ में कोई ना कोई 10 ईयर या कोई ना कोई चैप्टर वाइज होना चाहिए अपनी क्वेश्चंस की स्किल्स को डेवलप करने के लिए। आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इको में, मैं कहूँगा अकाउंट्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है सब में परचेज करो। क्वेश्चंस को डेवलप कर, जो क्वेश्चंस डेवलप देखो तुम्हारे दिमाग में तो हो नहीं सकते, तुम्हारे सामने आएंगे ना क्वेश्चन जो अलग अलग बना रखे, तो तुम उनको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करोगे। तो अकाउंट्स, इको, बीएससी, पोल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, जो भी तुम्हारे पास है उनमें जरूर खर्चा करो। ये 200 रुपये का, 200-250 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, वो ध्यान रखना। लिखो जरा, ये बना लिया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लिखो। इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू टेम्परेरी unemployment which exist during the period wherein worker leave one job and
join some other, join some, ठीक है जी। ठीक, तो इसमें एक वर्ड हाईलाइट कर दो, ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। डन, ठीक है, आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, कुछ आइडिया किसी को कि क्या हो सकता है यहाँ पर? नाम में नाम को पहचानो, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आप नोटिस करें तो जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, उसमें किसी प्रकार का क्या हुआ है? बोलो भाई, किसी प्रकार का क्या हुआ है? चेंज हुआ है। और उस चेंज होने के कारण आपकी जॉब चलेगी। एक एग्जांपल समझते हैं, फिर मीनिंग लिखेंगे। आपको याद है पहले जो ये हिसाब किताब होता था, ये पहले कौन रखता था? क्या नाम से बुलाते थे उस व्यक्ति को? मुनीम। ये वर्ड कॉमन है ना, हम लोगों ने हिंदी पिक्चर में देखा हुआ। मुनीम सारा हिसाब किताब रखता था, भैया लेके पैसे का। और वो किस पे रखता था? बुक्स पे। 1990 के आसपास भारत के अंदर कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए। क्या आने शुरू हो गए? और सारा हिसाब किताब कहाँ शिफ्ट होने लग गया? कंप्यूटर पे। आज तो बड़ा एक कॉमन वर्ड आप सुनते हो, टैली। सुनते हो ना? सुनते नहीं? अब मान लो मैं एक कंपनी, मैं किसी के लिए काम करता हूँ, मुनीम की तरह काम करता हूँ, और उसने बोला भैया आप कंप्यूटर में रखेंगे सारा हिसाब किताब। मैंने कहा मुझे नहीं आता कंप्यूटर चलाना। मैंने कहा करूंगा तो मैं कॉपी में करूंगा, मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। कहता कंप्यूटर है तो चलाना सीखो, अगर नहीं सीख सकते तो जाओ, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में क्या चेंज होने लगा? स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। और अगर मैं उस स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, इस चेंज ना कर पाने का मतलब क्या है? यानी कि जो मार्केट में डिमांड है ना प्रोडक्ट की, वो मैं क्या नहीं करवा पा रहा? मैच नहीं करवा पा रहा अपनी सप्लाई से। किससे? अपनी सप्लाई से। डिमांड है कंप्यूटर ऑपरेट करने की, मेरे को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता नहीं है सर, तो मैं बाहर। मान लो दूसरा एग्जांपल आता है, सीबीएसई ने बोला कि इस बार से जो सीबीएसई का पेपर होगा ना इकोनॉमिक्स का, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा ही नहीं। अब अगर मुझे एमसीक्यू पढ़ाने नहीं आते तो मैं बहुत जल्द मार्केट से बाहर हो जाऊंगा सर, क्योंकि मैं मार्केट की डिमांड को क्या नहीं कर पा रहा? पूरा नहीं कर पा रहा। तीसरा एग्जांपल, बहुत तेजी से क्या आ रहा है मार्केट में? रोबोट का जमाना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। एग्री करते हो समझने? एआई कवर अप कर रहे चीजों। अब अगर आज के टाइम पे किसी को एआई को यूज करना नहीं आता, चैट जीपीटी को यूज करना नहीं आता सर, डेफिनेटली वो कहना कि मार्केट के साथ एग्जिस्ट करके डिमांड को मैच करके नहीं चल पाएगा सर। ये मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और उस स्ट्रक्चर के चेंज होते हुए आप अपनी डिमांड यानी कि जो आपकी सप्लाई है चीजों की, वो आप मैच नहीं करवा पा रहे हो, जो आपकी स्किल्स है वो मैच नहीं हो रही, जो कंपनी आपसे जॉब की डिमांड जॉब में मांग रही है, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा सर। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि आप इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा तो आप क्या हो गए? बेरोजगार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर वाला एग्जांपल, मुनीम वाला एग्जांपल पेपर का आया हुआ एग्जांपल, इसलिए सबसे पहले नंबर पे वो बोल लिया था। बाकी दो हाइपोथेटिकल बनाए, ध्यान रखिएगा। देखिए जरा इसका ड्राफ्ट में नोट कर लो।
देखो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट refers to that unemployment in which people remain unemployed due to a mismatch between unemployed person and the demand of a specific job. ठीक है, डिमांड ऑफ स्पेसिफिक जॉब, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आके ये 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जरा इन्वेस्टमेंट वर्ड को हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालो सबने इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ध्रुव, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चे? प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना। नंदनी, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा कॉमन वर्ड है, कई बार डिस्कस कर चुके आप लोग। नेशनल का मैं भी डिस्कस कर रहा था, एसेट्स को परचेज करना। वेरी नाइस। राधिका, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट? जहाँ पे से फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट मिल सके, ये बेसिक बात है। ठीक है, तो वही बेसिक बात है इसमें। इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर किसी एसेट्स पे करना जिससे कि आपको फ्यूचर में क्या मिल सके? बेनिफिट्स मिल सके। क्या मिल सके? बेनिफिट्स मिल सके। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में हम क्या वर्ड लिखेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज of an assets, purchase of an assets through which we will get returns तो बहुत कॉमन सी डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये जो खर्चा है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन इनकम, कि आपकी इनकम क्या जनरेट हो रही है। अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी, किसी की इनकम कम है तो उसकी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी कम रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड अपॉन इनकम। ठीक है, अब इनकम में और इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशन होगा, इनकम में और इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा भैया? उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ग्राफ नोट करो जरा।
डन। लिखो जरा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मीन्स functional relation between investment and income. Functional relation between investment and प्लीज मीनिंग लिखे इन्वेस्टमेंट फंक्शन का। इन्वेस्टमेंट फंक्शन मीन्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। ठीक है, डन। अब एक चीज जरा नोटिस करें, हेडिंग है अपने पास डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है पेपर में, लेकिन वही है कि अगर 1 मार्क्स तो यहाँ से कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना कहीं पर भी, तो 2 शब्दों पर बड़ा गौर किया जाता है। कोई जरा बताना चाहेगा कॉमर्स वालों को, अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क और रिटर्न 1 पॉइंट, और कुछ रिस्क और रिटर्न में से 1 पॉइंट तो हम कंसीडर कर लेंगे। एक और जरा सिंपल करना होगा, जनरली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ये देखते हो कि रिटर्न्स कितने मिलेंगे उस इन्वेस्टमेंट से आपको, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है सबके। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपको इसके लिए चुकाना क्या कितना पड़ रहा है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो अगर मैंने बैंक से पैसा उठाया कितने % ब्याज पर, सालाना 12% ब्याज पर, एनुअली कितना ब्याज देना पड़ रहा है 12%। और मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जहां से रिटर्न्स भी साल में कितने आ रहे हैं, कोई समझदारी है सर ये प्रोजेक्ट में, जितना उठाया उतना ही मेरे को ब्याज देना पड़ रहा है सर, जितना मैं कमा पा रहा हूं उतना ही मेरे को ब्याज देना पड़ रहा है सर। तो ये जो डिसीजन है ना सर, एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। जितना कमाऊंगा सारा का सारा दे दूंगा तो मैं क्या रखूंगा, समाज सेवा करने थोड़ा आया हूं पृथ्वी पर आया हूं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, करेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने मेरे को 12%, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है सर मेरे लिए, ये तो नुकसान का सौदा हो गया। ठीक है जी, नॉट एक्सेप्टेड। पॉसिबिलिटी क्या है, बैंक को दे रहे हैं कितना %, 12%। मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, वहां से पैसा कितना मिल रहा है 18% मान लो, या फिर मान लो 24%, कितना
24% की रिटर्न्स आ रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे ना कमाई, ये है मेरे लिए अच्छी बात सर। मैं मेहनत करूंगा सर, तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करूंगा। ठीक है जी। इन्हीं दोनों शब्दों को बोला गया क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक को तो सीधे तौर पर नाम दिए क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो मैंने यहाँ पे रिटर्न्स लिखा हुआ है ना, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में नाम दिया जाएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लिख दो, या फिर क्या लिख दो, इन्वेस्टमेंट। क्या लिख दो भाई, ये नाम दिया जाता है शॉर्ट में, MEC भी बोला जा सकता है, MEI भी बोला जा सकता है। ठीक है जी। तो अगर कभी 1 मार्क में पूछे कि इन्वेस्टमेंट की कितने कंपोनेंट है, 2। एक कि जब आप पैसा लगाएंगे उससे रिटर्न्स कितने आएंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिसीजन कौन सा सेट करोगे, जहां पे MEI हायर देन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले। अगर कहीं पर MEI लेसर देन है ROI के मुकाबले, ROI क्या मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रिजेक्टेड। कहीं पर अगर बराबर किया है सर, तो भी मैं समाज सेवा करने के लिए नहीं आया हूं सर, वो भी रिजेक्टेड सर। ठीक है, तो भी रिजेक्टेड। सिर्फ यही एक डिसीजन समझ में आता है जहां पे मेरा पैसा बनेगा, तभी वहीं पर इन्वेस्टमेंट करूंगा सर। प्लीज इसको ऐसे नोट कर लीजिए। कर लिया तो ओके, चले आगे। अगली हेडिंग है अपने पास इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स पढ़ने हैं आपको, जो आगे आपके लिए जरूरतमंद है। एक इन्वेस्टमेंट का नाम है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और एक का नाम है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, जरा इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ऑटोनोमस का मतलब पता है किसी को? हाँ जी, ऑटोनोमस का मतलब और इंड्यूस का मतलब पता होना चाहिए मैंने आपको कभी नहीं समझाया। जैसे तक अच्छे ऑटोनोमस का या इंड्यूस का मतलब पता है पहले का कुछ नहीं पता होना चाहिए आप लोगों को ऑटोनोमस का। थोड़ा सिंपल मीनिंग क्लियर कर रही है। ऑटोनोमस यार याद करो, ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं पाएगा क्या था? वो एक ऐसा कंजप्शन था ऑटोनोमस
जो किसी पर डिपेंड, सिमिलरली वैसी मीनिंग है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी पर डिपेंड नहीं है, बेसिकली इनकम पर डिपेंड नहीं है। अगर आपने बोल दी खर्चा या ये इन्वेस्टमेंट होनी है 5 करोड़ की या 50 करोड़ की या 500 करोड़ की तो होगी। और दूसरा इंड्यूस का मतलब होता है प्रभावित होना, क्या होना, इसका बिल्कुल प्योर हिंदी मतलब होता है प्रेरित। तो प्रेरित का मतलब हो गया जो किसी से क्या पड़ रहा है, प्रभाव में आ रहा है, किससे क्या आ रहा है, प्रभाव में आ रहा है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट का लेवल, यार एक चीज बताओ, अभी आपकी इनकम कितनी है, मान लो 50,000 है आपके परिवार की इनकम, तो आपकी घर की इन्वेस्टमेंट वैसी ही है सर। कल को आपके परिवार की इनकम हो जाए 5 लाख रुपए महीना, तो इन्वेस्टमेंट का लेवल 5 करोड़ रुपए महीना, इन्वेस्टमेंट का लेवल और बढ़ेगा सर। कम हो जाएगी सर, ऑफ कोर्स सर इन्वेस्टमेंट भी कम आएगी। तो ध्यान से ड्राफ्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर करता है। कौन सा सेक्टर करता है भाई, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। किस पर्पस के लिए, वेलफेयर के लिए। अगर सरकार ने बोल दिया एक बार कि यहाँ पर बजट, अच्छा सरकार जो इन्वेस्टमेंट अनाउंस करती है, जैसे आपको याद होगा जब मैंने बजट वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने बताया था बिहार में सर कितना पैसा इन्वेस्ट होना है, याद है 59,000 करोड़। अब सरकार की इनकम बढ़ जाए या घट जाए, ये इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी सर। एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं इनकम, और वाई एक्सिस पे शो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर इनकम 100 करोड़ है तो भी ये पैसा इन्वेस्ट होगा, अगर 200 हो गई तो भी इतना ही पैसा करोड़ होगा, अगर 300 करोड़ हो गई तो भी। तो ये लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। करेक्ट है, ये ड्राफ्ट समझा रहा हूं सर। does not change with बोलो level of अच्छा एक चीज बताओ, ये जो सरकार ने बिहार में पैसे की बात करी थी 59,000 करोड़ की, सरकार ने जनरली किन जगहों पे पैसा खर्च करा होगा, ये सोचो, दिमाग लगाओ, बैकवर्ड एरियाज में किस पर्पस के लिए, पर्पस क्या रहेगा, वेलफेयर के अलावा कोई वर्ड आएगा, सोचो कि वहां का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और डेवलपमेंट वर्ड जनरली तब बनता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करो। किस पर पैसा खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो 1 मार्क का क्वेश्चन जो शायद पता नहीं किसी प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में दिखा था, बहुत पहले की बात है, कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो खर्चा है ना, वो जनरली कौन सी एक्टिविटीज पर होता है। तो यहाँ पे वेलफेयर में ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया जरा ऑटोनोमस की बात हो जाती है। अब आते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की तरफ। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो कौन करेगा, जनरली प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर करेगा तो सीधा सीधा लॉजिक है सर, उसका पर्पस ही क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, क्या कमाना भाई, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमाएगा तो भैया ध्यान से देखेंगे जरा, कर्व कुछ ऐसा जाएगा, कर्व कुछ ऐसा जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग्स। एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे सेविंग्स। अगर इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा। यानी कि कैसा स्लोप नजर आएगा, पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप नजर आएगा, पॉजिटिव स्लोप नजर आएगा भाई, ठीक है जी।
यहाँ पे क्या लिखा था, डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज विद लेवल ऑफ चेंज विद लेवल ऑफ, ठीक है जी। तो मेरे ड्राफ्ट को नोट करो, किताबें खोलो, किताबें लाए हो आपकी बुक्स में, प्रॉपर डिफरेंस दे रखा है ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। ये डिफरेंस आपकी नोटबुक में होना चाहिए प्रॉपर, जैसे मैंने कराया है शॉर्ट में, आप लोग उसको प्रॉपर पहले पढ़ना दोनों कंसेप्ट को, जिसको लगता है कि मुझे कंसेप्ट प्रॉपर समझ में आना चाहिए। मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई समझा दिया है आपको, दोनों कंसेप्ट दे रखे हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है और ऑटोनोमस भी दे रखा है। पहले इनको पढ़ना, समझ में आ जाएगा, डिफरेंस कर लाना बस कॉपी में, ठीक है जी। क्या करके लेके आओगे, डिफरेंस। ये बात ध्यान से सुन लो, जो वीडियो देख रहे हो बच्चों, जो नहीं आए हो तुम भी वो सुन लो कि डिफरेंस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करके लेके आओगे अगली क्लास में। ये मत कहना कि सर हमें पता नहीं था, हमारे नहीं थे, ठीक है। चलिए सर यहाँ तक की क्लास को रोकते हैं, अगली क्लास में 6 नंबर के कुछ 2 क्वेश्चन होंगे, इंटरेस्टिंग रहने वाली अगली क्लास। चलिए सर।